So we'll start new topic today, that is torque on current carrying coil in uniform magnetic field. A rectangular coil है that placed in a uniform magnetic field. How much torque that coil will experience, that we will discuss today. Okay. So torque on current carrying coil in uniform magnetic field. Uniform magnetic field. तो यहाँ पे ये दो मैग्नेट है, वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी बेटा? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा. फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है कि नहीं होता है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. A rectangular coil is placed in this magnetic field such that its plane perpendicular to magnetic field इस तरह से रहना की कोशिश करना चाहिए. अब यहां पे देखिए, ये कॉइल है. इस कॉइल के अंदर 4 आपको क्या दिख रहे हैं? अलग अलग साइड्स दिख रही है. नंबर ऑफ टर्न्स अलग हो सकते हैं, अपन एक टर्न्स को केवल एक बार लेके चल रहे हैं. तो करंट फ्लो हो रहा है इसको इस डायरेक्शन में. ये अगर कॉइल देखें तो हमारे पास ऐसे है. कैसे है कॉइल? ऐसे इसके अंदर रखी हुई है. जैसे ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था, इसके अंदर इस टाइप का कॉइल है. ये वाला आप मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला हाथ क्या आपका कॉइल है. ठीक है, तो ये इस तरह से कॉइल इसके अंदर है. समझ में आई बात? तो जो एरिया वेक्टर है कॉइल का और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में है. दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड. अब जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी, एंगल क्या होगा? चेंज होता रहेगा. एंगल क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा. होता रहेगा नहीं होता रहेगा? ठीक है. अब अपने पास जब हमें निकालना क्या है? टॉर्क निकालना है. जब किसी भी चीज में टॉर्क जनरेट होता है तो टॉर्क कब जनरेट होता है? जब उसके अंदर कपल फोर्स क्या करे? वर्क करे. कौन सा फोर्स वर्क करे? कपल फोर्स का मतलब समझते हो क्या होता है? कि आपके पास एक कॉइल है, इसके अंदर 2 ब्रांच है. जैसे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, मींस ये जो पर्टिकुलर कॉइल है उसको रोटेट करने में हेल्प करेंगे. क्या करेंगे? रोटेट. जहां भी रोटेशन पॉसिबल होता है वहां पे कपल फोर्स एक्सर्ट होता है. बिना कपल फोर्स रोटेशन पॉसिबल नहीं है. तो टॉर्क लगने के लिए टॉर्क की कंडीशन कब आती है? जब रोटेशन होता है. क्योंकि हम जब लीनियर मोशन में जब पढ़ते हैं फोर्स, जो लीनियर मोशन के अंदर जो फोर्स का कंसेप्ट होता है, सेम कंसेप्ट टॉर्क का किस में होता है? रोटेशनल के अंदर होता है. किस में होता है? रोटेशनल में होता है. तो यहां पे ये जो करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें आपके पास इधर है. अगर फोर्स देखें, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं बताऊं? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. करंट आपका ऊपर की ओर जा रहा है. करंट आपका ऊपर का जो फोर्स क्या लगेगा इस ब्रांच पे? नीचे. तो ये इसको कॉइल की जो है इसको नीचे की ओर लेके जाने की कोशिश करेगा. इधर देखेंगे तो इसमें करंट क्या नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? उधर उस डायरेक्शन में है. आपका हैंड क्या आ रहा है? आउटर आ रहा है. तो ये इसको क्या करेगा? बाहर की ओर लाने की कोशिश करता है. अब देखो, इस ब्रांच के ऊपर अंदर की ओर फोर्स लग रहा है और इस ब्रांच के ऊपर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है. मींस दीज टू फोर्स आर कपल फोर्स. ये कैसे फोर्स है बेटा? कपल फोर्स है. तो कपल फोर्स है, इसका मतलब क्या होगा? ये रोटेट होगा. होगा कि नहीं होगा? रोटेट होगा. तो इफ करंट आई फ्लो थ्रू द कॉइल, देन क्या होगा? टॉर्क जनरेट होगा. उस टॉर्क को हम लोग निकाल भी सकते हैं. टॉर्क को निकाल सकते हैं. टॉर्क का फॉर्मूला हमेशा क्या ध्यान रखना आपको? क्या होता है टॉर्क बेटा? कपल फोर्स टाउ इक्वल टू कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम.
ठीक है, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, कपल फोर्स अपने पास यहाँ पे क्या होगा, एफ मान लेते हैं कपल फोर्स है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें इन दोनों के बीच की, इस फोर्स के और इस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से देख लें, ये वाले से, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाले आपकी साइड इसकी बी है और ये लेंथ मान लेते हैं कितनी इसकी एल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप लोग दोनों फोर्स के बीच की, ये एंगल थीटा लेंगे, ये एंगल थीटा लेंगे, दिस वन, ये एंगल हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं, ठीक है, जो एरिया वेक्टर के साथ आएगा, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, बी साइन थीटा, क्या होगी, बी साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू बी साइन थीटा, एफ की वैल्यू क्या होगी बेटा उन पास, फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी आई एल साइन थीटा, टाउ इक्वल टू बी आई एल, बी आई एल लिख देते हैं अगर परपेंडिकुलर बनाना हमने, थीटा कितना यहाँ पे 90, तो बी आई एल इंटू बी साइन थीटा, तो यहां से क्या हो गया, एल इंटू बी क्या होता है बेटा, एरिया, क्या होता है एरिया, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, बी आई ए साइन थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टाउ इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा, आई बी ए साइन थीटा, अब मुझे बताओ बी इंटू ए क्या होता है, या इसको ए बी साइन थीटा यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखना, टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए क्रॉस बी, ए यहाँ पे क्या है एरिया और बी क्या है मैग्नेटिक, समझ में आ गई बात, या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब टाउ मैक्सिमम कब होगा बेटा बताओ, टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू बी इंटू ए इंटू साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आएगा अपने पास, टाउ इक्वल टू आई इंटू बी इंटू ए, ठीक है। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एन टर्न है, इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, जब कॉइल के अंदर एन टर्न्स है तो टाउ इक्वल टू कितना आएगा, बी आई एन ए, बीना, और अगर थीटा के कुछ है नॉर्मल टाउ लिखना, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा, किसी भी पोजीशन पे थीटा 90 नहीं है तो, और जब थीटा 0 है तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, कोई टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो ध्यान रखना टॉर्क अगर लग रहा है तो वहां पे कपल फोर्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, समझ में आई बेटा बात, तभी टॉर्क क्या लगेगा मैक्सिमम लगे। अब यहाँ पे सुनो, कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो टॉर्क जनरेट करना, अपन गैलोमीटर में कंडीशन पढ़ेंगे, गैलोमीटर के अंदर यही सेम कंसेप्ट होता है, गैलोमीटर में बोलते हैं कि ये जो मैग्नेट है ये कॉनकेव शेप का मैग्नेट क्यों यूज करते हैं, कॉनकेव शेप का मैग्नेट क्यों यूज करते हैं, तो इसका क्या रीजन है, तो अब ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि टॉर्क कैसे जनरेट होता है। दूसरी चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो मैग्नेट की शेप है, ये कॉनकेव शेप मैग्नेट क्यों रखते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, कॉनकेव शेप मैग्नेट का क्यों यूज करते हैं, नॉर्मल प्लेन मैग्नेट का क्यों यूज नहीं करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर कॉनकेव शेप मैग्नेट यूज करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉइल,
जो कोयल का सरफेस है उसके हमेशा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज नोन एज दी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? So radial magnetic field is the magnetic field which is perpendicular to the surface of the coil, which is always perpendicular to the क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल कोयल जो होती है नॉर्मली सर्कुलर शेप में होती है। किस शेप में होती है? सर्कुल, इस टाइप का सर्कल बनता है, तो उसके अंदर मैग्नेट भी इसी टाइप की यूज करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस कोयल के सरफेस से क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। क्या रहना चाहिए? परपेंडिकुलर रहना चाहिए। अब इसी कंसेप्ट बेस पे हम लोग पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ते हैं? गैल्वेनोमीटर। हाँ, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट डिटेक्ट करने में काम आती है। क्या काम आती है? सर्किट में करंट है या नहीं है, करंट को डिटेक्ट करने में गैल्वेनोमीटर काम आता है। करंट को मेजर नहीं करता, इस चीज का ध्यान रखना। करंट मेजर करने की डिवाइस जो होती है दैट इज एमीटर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप लोग गलती करते हो कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, सब लोग करते हैं इट इज डिवाइस टू मेजर द करंट, बट इट इज नॉट ए डिवाइस टू मेजर द करंट, इट इज ए डिवाइस विच इज डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। ये केवल सर्किट में करंट क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो डिटेक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ये डायरेक्शन नहीं बता सकती करंट के अंदर, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन नहीं बता देगा, पर कितना जा रहा है इसके बारे में बताने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एमीटर चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वर्क करता है? तो गैल्वेनोमीटर के अंदर भी हमारे पास एक कॉइल लगी होती है, ठीक है, और इसके अंदर दो मैग्नेट लगे होते हैं, कॉन्केव शेप मैग्नेट होते हैं, जिसको हम लोग हॉर्स मैग्नेट भी बोल सकते हैं, कई बार हॉर्स मैग्नेट भी इसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स मैग्नेट। कॉन्केव शेप के मैग्नेट जो होते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है इसका, साउथ पोल। इसके अंदर हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लोग कॉइल रख देते हैं कि इस टाइप की कॉइल लगा देते हैं जिसमें करंट फ्लो हो सके। अब क्या होगा, इसके साथ साथ ये जो कॉइल होती है अपने पास, इस कॉइल को पिवोट करते हैं स्प्रिंग के साथ। किस साथ पिवोट करते हैं? स्प्रिंग के साथ पिवोट करते हैं। तो यहां से हमारे पास देखें तो इसके अंदर एक स्प्रिंग भी लगी होती है साथ में, इस तरह से रिजिड स्प्रिंग होती है। यहाँ से एक टर्मिनल लगा होता है, एक टर्मिनल कई बार ऐसा भी दिखाते हैं सर्किट के अंदर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक टर्मिनल आप यहाँ से दे सकते हो। वो अंदर की मैकेनिज्म अलग होती है, उसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वो अपना आप मैकेनिकल लोग कर लेते हैं, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं, कैसे मैकेनिकल से, ठीक है। तो ये कोयल है आपके, इस कोयल के अंदर जैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने से क्या होगा, इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, टॉर्क विल बी प्रोड्यूस एंड वैल्यू ऑफ द टॉर्क इक्वल टू बिना साइन थीटा। थीटा यहाँ पे हमेशा क्या होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा कितना होगा, 90। रेडियल का मतलब समझ गए, इसका मतलब क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। दैट मींस टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, यहाँ पे बताओ, बी ना। अब ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा? अगर हमारे पास सामने से इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कोई भी चीज नहीं है, तो वो जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर की, वो तो रोटेट करनी शुरू हो जानी चाहिए, पर वो रोटेट तो नहीं करती। आप गैल्वेनोमीटर को देखते हो, जितना करंट फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें नंबर ऑफ डिवीजन आते हैं, वो थोड़ा सा रोटेट होकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है? उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो स्प्रिंग लगी होती है। इस स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर रोटेट करते हैं तो उसके अंदर स्प्रिंग ट्विस्ट होगी। क्या होती है? स्प्रिंग ट्विस्ट होती है, तो इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, दैट टॉर्क विल इन अपोजिट टू दी टॉर्क प्रोड्यूस इन दी कॉइल। तो टाउ ऑफ स्प्रिंग जो होता है, टाउ ऑफ स्प्रिंग दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाई। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फाई। मतलब कितने एंगल से स्प्रिंग रोटेट हो रही है उस एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्प्रिंग का टॉर्क। तो टाउ स्प्रिंग कितना आ जाएगा अपने पास, सी फाई हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको बेटा? सी फाई। ये जो टॉर्क है, सी यहां पे क्या होता है, टॉरिजनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉरिजनल कांस्टेंट। ठीक है, ये अपने पास होता है सी। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो जब बैलेंस कंडीशन है, जब आपको कोइल को जितना रोटेट होना उतना हो गया, उसके बाद क्या होगा पता है, कोइल को जितना रोटेट होना उतना रोटेट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो टॉर्क स्प्रिंग का है और जो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है कोइल के अंदर, वो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को बेटा, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इसका मतलब टाउ कोइल इक्वल टू टाउ स्प्रिंग होगा कि नहीं होगा? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बीना इक्वल टू
सी फाई, बिना इक्वल टू सी फाई, तो हमारे पास आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सी अपॉन बना, सी अपॉन इंटू फाई, ये लिखते हैं हम लोग। सी अपॉन बना को क्या लिखते हैं पता है? बना लोगों बताओ क्या लिखते हैं सी अपॉन बना को? के। क्या लिखते हैं सी अपॉन बना को? इसको लिखते हैं के, दैट इज रिडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिडक्शन फैक्टर। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है, पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। तो I इक्वल टू के फाई लिख सकते हो, या आप लोग फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन के इंटू आई भी तो लिख सकते हो। तो यहां से क्या समझ में आता है कि जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर कॉइल के अंदर, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर आपका एग्जाम पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, सो अकॉर्डिंग टू गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कॉइल विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द गैल्वेनोमीटर कॉइल। जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के। जितना करंट ज्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना करंट कम होगा उतना डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो अलग अलग करंट एबिलिटी के गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट रहता है? यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है। क्या इंपॉर्टेंट रहता है? रिडक्शन फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरी चीज क्या होती है? एन भी इंपॉर्टेंट है, एरिया भी इंपॉर्टेंट है, और सी भी इंपॉर्टेंट है। तो स्प्रिंग की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिजाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर की, कि ये भाई कितने एम्पियर तक का करंट क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, कितना इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है। आप में आपके प्रैक्टिकल भी है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का, है ना, है कि नहीं है? टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर यूजिंग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हाफ डिफ्लेक्शन वाला नहीं है तुम्हारा, कराया नहीं होगा, है तुम्हारा प्रैक्टिकल, दूसरा कराया होगा तुम्हारा उस जगह। बहुत इजी प्रैक्टिकल है ये समझ में आ गया हमारे पास क्या होता है गैल्वेनोमीटर और इसकी वर्किंग क्या है, किस चीज कैसे वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अपने पास एप्लीकेशन आती है गैल्वेनोमीटर की एमीटर और वोल्टमीटर में। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, एक मिनट बता दो, इनटू एमीटर। एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? तो ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है, जी रेजिस्टेंस है इसका गैल्वेनोमीटर कॉइल का। यू नो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सर्किट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें कनेक्ट होता है एमीटर? हमेशा सीरीज के अंदर। तो आपका जब सीरीज में कोई भी इक्विपमेंट आप कनेक्ट करते हो टू मेजर दी करंट, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? ताकि वो सर्किट के रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करे, और सर्किट में जो करंट है आप केवल उसको मेजर ही करें, उस करंट को चेंज नहीं करो, उस करंट को आपको चेंज नहीं करना है। दैट मीन्स फॉर द आइडियल एमीटर इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए बेटा? 0 होता है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है इसको मुझे कम करना है। इसको क्या करना है? कम करना है। तो हम रेजिस्टेंस को कम किस मेथड में कर सकते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, सीरीज में तो कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेलल में एक स्मॉल वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं, दैट इज नॉन एज द शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? शंट। So what is the shunt resistance? It is a very small resistance that connect in the parallel of the galvanometer coil to convert into एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज द शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? शंट रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। समझ में आई बात? अब ये कितना एमीटर, यहां से मान लीजिए आपकी करंट जा रही है वो कितनी है? IG। कितनी जा रही है बेटा? यहां से करंट कितना आ रहा है? I। तो इसमें से करंट कितना आएगा? I माइनस IG, I माइनस IG। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा बताओ? कि ये दो पैरेलल में जुड़े हुए चीजें हैं कि नहीं, बताओ पहले मुझे। ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा? इस गैल्वेनोमीटर कॉइल के अक्रॉस होगा। तो हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं V ऑफ G दैट इज इक्वल टू V ऑफ S।
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस दैट विल इक्वल टू वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू, एक्चुअली देखिए हमारे पास I इंटू आर का एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हमारे पास यहां से देखें तो VG क्या होगा? IG इंटू जी, IG इंटू जी इक्वल टू VS क्या होगा? I माइनस IG इंटू एस, I माइनस IG इंटू एस। तो यहां से हमारे पास IG इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? I इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। इसको इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा इधर भेजने से तरुणा? आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू एस। तो वहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? जी कॉमन ले सकते हैं, सॉरी एस। क्या कॉमन ले ले यहां पे? आई जी, आई जी जी प्लस एस इक्वल टू आई इंटू एस। तो आई जी इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई एस अपॉन जी प्लस एस। अगर आपको किसी भी गैल्वेनोमीटर को किसी पर्टिकुलर वैल्यू में चेंज करने के लिए है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये आई जी कितना है आपका? गैल्वेनोमीटर कॉइल का फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अपने पास यूज करते हैं, जिसमें कन्वर्ट करता है। अगर मान लो आप 5 मिली एम्पीयर में कन्वर्ट करना है, 2 मिली एम्पीयर में कन्वर्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे वैल्यू पुट करके एस की वैल्यू क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट ए गिवन गैल्वेनोमीटर इन 2 मिली एम्पीयर मेजरमेंट, तो कैसे करोगे? और उसमें साथ में देगा इफ फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 5 एम्पीयर। कितना है? 5 एम्पीयर। तो आप कैसे कर सकते हो? सोल्व कर लोगे उसमें, और साथ में क्या देगा वो? गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस देगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा भी रखे हैं और भी मैं अभी करा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा जो कन्वर्जन देखते हैं बेटा, दैट इज कन्वर्जन इन वोल्ट मीटर। किस में कन्वर्ट करें बेटा इसको? कन्वर्जन इन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ इसको? तो वोल्ट मीटर क्या होता है? सर्किट में हमेशा किस में लगता है? पैरेलल में। वोल्ट मीटर से आप क्या मेजर करते हो? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं अगर सर्किट के अंदर हम कुछ भी पैरेलल में चीज लगाएंगे। ये मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई पहले से, अब आपने इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्टेज मेजर करना। इसका मतलब जो सर्किट के अंदर से करंट इधर से पहले आई जा रही थी वो इधर से आई ही जानी चाहिए। इस डायरेक्शन में कोई भी करंट का पार्ट नहीं आना चाहिए, या आना चाहिए, क्योंकि यहां पे करंट आएगा तो इसका क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आप एक्चुअल चीज मेजर नहीं कर पाओगे। अगर इस सर्किट के अंदर इधर से कोई भी करंट नहीं जाना है तो इसका मतलब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। तो आइडियल वोल्ट मीटर जो है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट आइडियली हम लोग जो वोल्ट मीटर जो भी यूज करते हैं दैट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। तो अपने पास जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है उस गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस तो इतना हाई नहीं होता है। इसको मुझे वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो क्या करूंगा? रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस हम लोग अप्लाई कर देंगे जिसको बोलते हैं आर एच। आर एच हाई रेजिस्टेंस। अब ये पूरा रेजिस्टेंस किसका बन गया? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। अब इसमें से मान लीजिए करंट जा रहा है आपका आई। कितना जा रहा है? आई। तो अपने पास क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई इंटू जी प्लस आर एच। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज कर दो। तो आसान चीजें हैं। एमीटर में चेंज करना तो क्या करोगे बेटा? और वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएं, पैरेलल में वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज नोन एज दी शंट रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरी चीज एक और देखो, जब हमने इसमें किया था इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू एलसीएम लेंगे जी इंटू एस
G प्लस एस, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस अपॉन जी प्लस एस। नॉर्मली हम लोग देखें तो एस दैट इज वेरी 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 लेस देन जी, तो हम लोग जी प्लस एस को क्या मान सकते हैं, नियर बाई जी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, जी मान सकते हैं। तो आपका आर डैश जो बनेगा दैट इज जी एस अपॉन जी, तो नियर बाई किसके इक्वल होता है, एस। तो आप जो शंट लगाते हो उसी के इक्वल गैल्वेनोमीटर का जो एमीटर बन गया उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, उसका जितना स्मॉल आप शंट लगाओगे उतना ही एमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल आएगा। समझ में आई बात? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज लेसर देन द मिनिमम रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। मिनिमम रेजिस्टेंस जो सर्किट में यूज हुआ है उससे भी क्या होता है, कम होता है। तो यहां पे अपन जो शंट लगाएंगे उससे भी वो रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा। तो नॉर्मली हम लोग इसके लगभग इक्वल मान सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया इस चीज का। दूसरा हम लोगों को दो चीजें इसमें रह गई गैल्वेनोमीटर के अंदर, एक आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर हम लोग जो पढ़ रहे थे। अब जब बात करें इस चीजों के बारे में हम लोग, तो क्या होता है ये चीजें, करंट सेंसिटिविटी का मतलब समझते हो, सेंसिटिविटी का वर्ड का मतलब क्या होता है, बेसिक से जानो ताकि इजी रहेगी चीजें, रटो मत। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कितनी सेंसिटिव है इसका मतलब समझते हो, सेंसिटिव का वर्ड का मतलब क्या है, आपको कितने जोर के थप्पड़ मारेंगे आप रोने लग जाओगे, हैं? तो आपका सेंसिटिविटी को मेजर करता है नहीं करता है, वो आपके सेंसिटिविटी को मेजर करता है। ठीक है, तो यहां पे देखो करंट सेंसिटिविटी की बात करें गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, हैं? ताकि क्या हो, हैं? डेफिनेशन लिखा रखिए यार, क्या कर रहे हो ऐसे। हाँ, तो जब यूनिट करंट जब फ्लो हो रहा है सर्किट में, उससे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, उससे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर कॉइल बाय यूनिट करंट। तो एस आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई। अब देखो आपने यहां पे फाई अपॉन आई की वैल्यू क्या निकाली है, फाई अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा, बना अपॉन सी, है कि नहीं है, यही है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, ऐसा इक्वल टू बना अपॉन सी। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है अपने पास, वोल्टेज सेंसिटिव एच भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बाय यूनिट वोल्टेज। यूनिट वोल्टेज से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, यूनिट वोल्टेज से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एस वी इक्वल टू कितना होगा बेटा उनके पास बताओ, फाई अपॉन आई इंटू जी होगा। यहां पे गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है, जी, तो वी इक्वल टू आई आर, तो वी इक्वल टू आई इंटू जी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो एस वी इक्वल टू कितना आएगा बताओ जल्दी से, आई अप फाई अपॉन आई हमने पढ़ा पहले से, तो ये कितना होता है, इसको हम लोग चाहे तो एस आई भी लिख सकते हैं, एस आई अपॉन जी। तो ये रिलेशन भी ध्यान रखना कि एस आई और एस वी में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बना अपॉन सी जी, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहां पे एक चीज और देखो, एक होता है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है पता है, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, करंट रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन दैट इज नोन एज द फिगर ऑफ मेरिट। तो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट होगा दैट इज नोन एज द फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी ये चीज, तो फिगर ऑफ मेरिट को किसे लिखते हैं हम लोग, एक्स, किसे लिखते हैं, एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन फाई, आई अपॉन फाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी उनके पास, सी अपॉन बना। कोई दिक्कत है इसमें, तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फिगर ऑफ मेरिट, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, टॉर्क ऑन कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक अपने पास इसमें और चीज करा देता हूं मैं आपको,
चलो वो मैग्नेटिक मोमेंट वाला कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जब उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसी के साथ उसको क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। समझ में आगे चीजें यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, कल तो मैं क्वेश्चन नहीं करा पाया था, पर आज जरूर क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। जरूर नहीं बोल सकता अभी भी, क्योंकि कुछ बहुत सारे काम है जो अभी हो रहे हैं, तो उसके बाद करा दूंगा मैं। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।